हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक जो है हिस्ट्री का जो लेक्चर 3 जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और इसके पहले आप लोग को जो है लेक्चर 2 तक बता चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो लेक्चर 3 में आज हम लोग जानेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? इटली के एकीकरण के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इटली के एकीकरण में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए बाबू, इटली के एकीकरण का जो है सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इटली के एकीकरण में जो है कुछ बातें जो है यहाँ पर समझने लायक है ना। चलिए देखिएगा, इस बात को बताया जा रहा है कि इटली जो था 19वीं शताब्दी के आरंभ में, है ना, यानी इटली जो था 19वीं शताब्दी के आरंभ में, है ना, कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। ये अलग अलग राज्य हुआ करते थे, कहाँ पर? इटली में, है ना। और इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी, सब लोग अलग अलग अपने भावनाओं में रहते थे, ठीक है। अलग अलग राज्य था, अलग अलग लोग रहते थे, है ना। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी। यानी देखिए यहाँ पर इटली एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र बनने के रूप में, है ना, एक भौगोलिक समस्या के अलावा यहाँ पर कई अन्य समस्याएं भी थी, है ना। उसमें क्या था, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस, यहाँ पर देखिए इटली में किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का, है ना, और फ्रांस का, है ना। इटली में जो था ऑस्ट्रिया और फ्रांस का जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, यहाँ पर कब्जा किया था लोग, कौन लोग? यानी ऑस्ट्रिया और फ्रांस, है ना। और देखिए अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य संभव ही था, है ना। मतलब संभव नहीं था, ऐसा लग रहा था कि संभव नहीं था, है ना, इटली का एकीकरण करना, ठीक है। इधर राजधानी रोम भी, जो इटली की राजधानी रोम जो थी, है ना, रोम भी जो था पोप के प्रभाव में थी। यहाँ पर किसका प्रभाव था? पोप का प्रभाव था, ठीक है। यहाँ पर किसका प्रभाव था? जो रोम पर जो प्रभाव जो था वह पोप का प्रभाव था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए कि पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में, है ना, धार्मिक दृष्टिकोण से हो। यानी यहाँ पर पोप की इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? पोप की इच्छा थी कि जो इटली का एकीकरण हो, है ना, वह स्वयं उसके नेतृत्व में हो, इटली के मतलब नेतृत्व में हो, है ना। और धार्मिक दृष्टिकोण से हो। किस रूप से हो? धार्मिक दृष्टिकोण से हो, है ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसमें कोई शासक नहीं आना चाहिए, है ना, ऐसा था। ये कौन कह रहा था? तो पोप की इच्छा थी, ठीक है। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी, बहुत सारी समस्याएं थी, है ना, इटली के कारण में, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या था कि फिर भी, अब समझिए, फिर भी 19वीं सदी की शुरुआत से, है ना, 19वीं सदी के शुरुआत से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी थी। अब यहाँ पर इटली के लोगों में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी के जो था शुरुआत से ही राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी इटली में, है ना। जिसमें फ्रांस के, है ना, बहुत सुनिए, फ्रांस के नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। यहाँ पर देखिए इस बात को समझिएगा, कर इस बात कि जिसमें फ्रांस के नेपोलियन के, है ना, जो फ्रांस के जो नेपोलियन जो थे उसके सैन्य अभियानों ने अप्रत्यक्ष रूप से, पूरा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना, इटली के एकीकरण में, ठीक है। और नेपोलियन ने इटली को प्रशासनिक रूप से संगठित कर, है ना, यातायात में सुधार किया। अब नेपोलियन ने क्या किया कि इटली को प्रशासनिक रूप से क्या किया? संगठित किया, है ना। और संगठित करके यातायात में क्या किया? सुधार किया। ये कौन किया? तो नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन ने, ठीक है। और 1814 में उसके पतन के बाद, जब नेपोलियन का पतन हो गया, है ना, 1814 में जब उसका पतन हो गया नेपोलियन का, तो वियना कांग्रेस, यानी 1815 में, इसके पहले आप पढ़ा चुके हैं वियना कांग्रेस के बारे में, है ना। वियना कांग्रेस 1815 ने पिडमाउंट और सार्डिनिया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो राजा रहा है, पिडमाउंट और
सार्डिनिया को मिलाकर एकीकरण की नींव रख दी। यानी वियना कांग्रेस ने क्या किया कि पिडमाउंट और सार्डिनिया को मिलाकर एकीकरण के क्या किया गया, नींव रख दिया गया। किसके लिए, तो इटली के एकीकरण के लिए, है ना। और इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक अधिकार होने लगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1820 में, है ना, 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में, इटली में, कहाँ पर, इटली में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन हो गए। यहाँ पर लोग जो थे, नागरिक लोग जो थे, वह क्या करने लगे, विरोध आंदोलन करने लगे, है ना। और यहाँ पर देखिए एक गुप्त दल, है ना, जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था, कार्बोनरी, है ना। एक गुप्त दल था जिसका नाम था कार्बोनरी। उसका गठन कर राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य युद्ध के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, युद्ध के द्वारा, है ना, राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो था, जो नागरिक आंदोलन कर रहे थे, है ना, तो उनका एक गुप्त दल था जिसका नाम था कार्बोनरी। उसका गठन करके राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, गुप्त दल का जो गठन किया गया वह किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रवादियों द्वारा, है ना, जो इटली के राष्ट्रवादी थे, ठीक है। जिसका उद्देश्य युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करता, मतलब जो भी राजतंत्र था उसको क्या करना था, नष्ट करना था, और गणराज्य की स्थापना करना था, है ना। ये था किसके बारे में, तो इटली के एकीकरण के बारे में। अब देखिए इसमें कुछ और भी बातें जो हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है इटली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जिनका नाम था मेजनी, है ना, क्या नाम था, मेजनी। अब यहाँ पर आ रहा है बाबू मेजनी का, ठीक है। मेजनी का संबंध जो था इसी दल से था, यानी कार्बोनरी दल से। ध्यान में रखिए किससे था, मेजनी का संबंध जो था इसी दल से था, मेजनी, है ना। मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी दल से ही था। और 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका था, है ना। जो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसके प्रभाव में इटली भी आ गया था। ऐसा बात नहीं कि नहीं, ये भी नहीं आया था, ये भी प्रभाव में आ गया था, कौन, इटली, ठीक है। और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए, इटली में भी नागरिक आंदोलन क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए, है ना, यहाँ पर देखिए मेजनी ने क्या किया कि इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में, कहाँ कहाँ पर, उत्तरी और मध्य इटली में, है ना, एकीकृत गणराज्य स्थापना करने की प्रयास किया। मेजनी ने यह प्रयास किया, है ना, उत्तरी और मध्य इटली में, है ना, इकट्ठा करने की, मतलब एकीकृत करने की एक प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक आ रहा है ऑस्ट्रिया के चांसलर, मतलब ऑस्ट्रिया के जो था चांसलर जिनका नाम था मेटरनिक। क्या नाम था, मेटरनिक, है ना। यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया। यानी मेटरनिक ने क्या किया कि इस राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया, है ना। और देखिए, और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। और यहाँ पर जब दबा दिया कौन, मेटरनिक ने राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को जब दबा दिया तो वहां से मेजनी का हो गए, पलायन कर गए, दूसरे जगह चले गए, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी जो था कुछ बातें जो था, इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख, है ना, इटली का एकीकरण के प्रमुख नेता कौन कौन थे, यानी इटली के एकीकरण में कौन कौन प्रमुख नेता थे, है ना, आइए उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता, है ना, इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख व्यक्तियों की सबसे बड़ी भूमिका रही थी, है ना। वह था बाबू कौन, मेजनी, कौन था, मेजनी, कावूर, है ना, जिसको काउंट कावूर भी बोला जाता है, और गैरीबाल्डी। ये 3 व्यक्ति थे, कौन कौन, मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी। और यही तीनों व्यक्ति जो थे, है ना, एकाकी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तो मेजनी के बारे में, है ना। किसके बारे में जानते हैं, मेजनी के बारे में। अब देखिए अगर मेजनी का अगर देखा जाए पूरा नाम, है ना, तो मेजनी का पूरा नाम था गिउसेप मेजनी। क्या नाम था, गिउसेप मेजनी, है ना। गिउसेप मेजनी जो था वह इटली के एक महान क्रांतिकारी, ये भी क्या थे, इटली के महान क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। जो मेजनी थे बाबू वो क्या थे, इटली के एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और क्या थे, लेखक थे, जिन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा
या हृदय कहा जाता है? आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, है ना, कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है ना? तो किसको कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को, है ना। उनका जन्म जो था 22 जून 1805 को इटली के जिनेवा में हुआ था। यानी देखिए यहाँ जो था मेजनी का अगर देखा जाए जन्म, तो 22 जून 1805 को इटली के कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में हुआ था। किसका? मेजनी का। ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए और देखिए मेजनी ने क्या किया कि इटली के एकीकरण के लिए 1831 में, है ना, मेजनी ने 1831 में यंग इटली, है ना, तथा 1834 में यंग यूरोप। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दो आप लोग का मिलेगा, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि यंग इटली या यंग यूरोप का जो है ना, संगठन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? मेजनी ने किया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की किसने की? तो मेजनी ने किया। ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि युवाओं में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना जगाई। मेजनी ने क्या किया कि युवाओं में जो था, है ना, युवाओं में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की क्या किया? भावना जगाई, है ना। और इटली को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे। यानी यहाँ पर मेजनी चाहता था, ठीक है, कि इटली को क्या किया जाए? एक लोकतांत्रिक, है ना, गणराज्य बनाना चाहते थे, है ना। उनके विचारों ने पूरे इटली में जागरूकता फैलाई। मतलब इनका जो विचार जो था, ऐसे विचार था, उनके विचारों ने क्या किया? पूरे इटली में जागरूकता फैला दिया, है ना। तो उसके बाद देखिए ये था किसके बारे में? मेजनी के बारे में। उसके बाद देखिए हम बताए थे कि अब इसमें इटली के एकीकरण में जो भूमिका था 3 व्यक्तियों का था। पहला क्या था? मेजनी। दूसरा क्या था? काउंट कबूर। ठीक है। तो अब देखिए काउंट कबूर के बारे में हम जानते हैं। चलिए देखिए, काउंट कबूर जो था इटली के एक महान नेता, है ना, और राजनीतिज्ञ थे। बाबू ये जो थे कौन? ये जो काउंट कबूर जो थे, है ना, वह काउंट कबूर इटली के एक महान नेता और क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। उन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें इटली के एकीकरण का मस्तिष्क कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इटली के एकीकरण का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? काउंट कबूर को कहा जाता है। ठीक है। यानी उन्हें इटली के एकीकरण का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, काउंट कबूर को। उसके बाद देखिए काउंट कबूर जो थे, है ना, वे सार्डिनिया पिडमाउंट राज्य के प्रधानमंत्री थे। ये जो काउंट कबूर जो थे वह सार्डिनिया और पिडमाउंट के क्या थे? राज्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, है ना। और वे एक कुशल कूटनीतिज्ञ और सुधारक भी थे। ये बहुत क्या थे? कूटनीतिज्ञ भी थे। ठीक है। कबूर ने अपने राज्य में कई सुधार किए, जिससे रेल, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया और सेना को क्या बनाया? मजबूत बनाया। अपने क्षेत्र में जो सारा चीज क्या किया? आपने सुधार किया। ठीक है। कौन? काउंट कबूर ने। ठीक है। उसके बाद देखिए कबूर ने इटली के एकीकरण के लिए युद्ध से ज़्यादा, ये युद्ध नहीं करता था, ये काउंट कबूर जो था युद्ध से ज़्यादा वह कूटनीतिज्ञ का सहारा लिया, है ना। ये काउंट कबूर जो थे वह युद्ध से ज़्यादा, है ना, युद्ध करना ही नहीं चाहते थे और युद्ध से ज़्यादा कूटनीति के सहारा लिए। और उन्होंने नेपोलियन थ्री से, है ना, नेपोलियन थ्री से का क्या समझौता किया? किसने? काउंट कबूर ने। ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने अपनी चतुर कूटनीति के माध्यम से, यानी काउंट कबूर ने, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए काउंट कबूर ने, उन्होंने अपने चतुर कूटनीति के माध्यम से फ्रांस के साथ गठबंधन कर लिया। ये काउंट कबूर जो था, ठीक है, वह फ्रांस के साथ का क्या? अपना गठबंधन कर लिया। ठीक है। और 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को हराकर, है ना, ऑस्ट्रियाई सेनाओं को हराकर उत्तरी इटली को क्या कराया? मुक्त कराया। ये आप लोग जानते हैं कि इटली पर किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, है ना। तो अब देखिए काउंट कबूर ने क्या किया कि फ्रांस का सहायता लिया और 1859 में ऑस्ट्रिया पर क्या किया? ये आक्रमण कर दिया। और ऑस्ट्रिया पर जब आक्रमण किया, ठीक है, तो उसको सेनाओं को हराकर
उत्तरी इटली को क्या किया, मुक्त करा दिया। ठीक है, तो ये योगदान था किसका, काउंट काउर का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में कहा है, गैरीबाल्डी के बारे में, है ना। यहाँ पर देखिए गैरीबाल्डी के बारे में, गैरीबाल्डी एक, है ना, गैरीबाल्डी इटली के एक महान क्रांतिकारी, है ना, क्या थे, एक महान क्रांतिकारी, सेनापति और देशभक्त थे। ठीक है, एक गैरीबाल्डी जो थे वह इटली के एक महान क्रांतिकारी, सेनापति और क्या थे, देशभक्त थे। उन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसे इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, तलवार कहा जाता है ना। अब देखिए बाबू, गैरीबाल्डी जो थे, है ना, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती, यहाँ पर समझिएगा, गैरीबाल्डी जो थे, है ना, वह लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई थी। गैरीबाल्डी जो थे बाबू, है ना, गैरीबाल्डी ने क्या किया, लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवकों की क्या बनाई, एक सेना बनाई थी। और 1860 में, है ना, उनके हजारों का अभियान, जिसको बोला जाता है एक्सपेडिशन ऑफ द थाउजेंड्स, है ना, यानी हजारों का अभियान ने सिसली और नेपल्स को, किसको, सिसली और नेपल्स को जीतकर इटली के एकीकरण में क्या किया, बड़ी भूमिका निभाई। किसने, गैरीबाल्डी ने। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी से आप लोगों को दो क्वेश्चन आप लोग तीन आ सकता है ना, कि इटली के महान सॉरी इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो गैरीबाल्डी कहा जाता है ना। गैरीबाल्डी ने कौन सा सेना बनाई थी, तो लाल कुर्ती बनाई थी, लाल कुर्ती सेना बनाई थी। ठीक है, और देखिए उसने जो था सिसिली और नेपल्स को जीतकर इटली के एकीकरण में क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, है ना, किसने, तो गैरीबाल्डी ने। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, अब देखिए गैरीबाल्डी जो था अपनी जीत के बाद, है ना, अपनी जीत के बाद उन्होंने सत्ता का मोह छोड़कर, है ना, इस सत्ता का पूरा मोह छोड़ दिया, कौन, गैरीबाल्डी, है ना। अपनी जीत के बाद उन्होंने सत्ता का मोह छोड़कर दक्षिणी इटली को, दक्षिण इटली को, है ना, राजा विक्टोरियल इमैनुअल द्वितीय को, ध्यान में रखिएगा, दक्षिणी इटली को जो है, दक्षिणी इटली को किसको, तो राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। यानी दक्षिणी इटली जो था वो किसको सौंप दिया, राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया, ताकि एक, है ना, ताकि एकजुट इटली का निर्माण हो सके, है ना। तो ये था किसके बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में, है ना। चलिए तो ये था किसके बारे में, इटली के एकीकरण के बारे में। तो ये ध्यान में रखिएगा, तीन व्यक्तियों का योगदान था, मेजनी, है ना, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जर्मनी के एकीकरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं, है ना, कि आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि और भी आप लोग को वीडियो आ सके। ठीक है।